Hello students, welcome to class 11th and today we are starting the topic revenue curves under different market. Different markets के अंडर में जो revenue curves हैं वो किस तरीके के होते हैं, किस शेप के होते हैं, that will be studied today. So revenue curve because मैंने आपको जो टाइप ऑफ मार्केट हैं वो एक्सप्लेन किए थे. That is perfect competition, second one is monopoly and third one is monopolistic competition. तो रिवेन्यू कर्व्स जो हैं वो इन मार्केट्स में किस किस शेप के बने होते हैं वो हमें आज पढ़ना है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवेन्यू कर्व परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके के बनते हैं. सो लेट्स सी. अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज एबल टू सेल मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस. परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल कर सकती है लेकिन सेम प्राइस पर. यानी यहाँ पर जो प्राइस है वो कोई भी फर्म जो है वो चेंज नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो हमेशा चेंजेस किए जाते हैं. प्राइसेस में वो किए जाते हैं इंडस्ट्री के द्वारा. तो यहाँ पर हम देखते हैं टीआर, एआर और एमआर के बीच में क्या रिलेशन है परफेक्ट कंपटीशन में. लेट्स सी. टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं. क्वांटिटी जो सोल्ड की गई है यहाँ पर इस टेबल में आप देख लीजिए. क्वांटिटी जो सेल की गई है उसकी आपको यूनिट्स गिवन है. तो यूनिट्स में आपको गिवन है कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर गिवन किया गया है. प्राइस जो है आपके प्रोडक्ट की वो है ₹10. तो आप प्राइस इनटू क्वांटिटी करके आप निकाल सकते हैं टोटल प्रोडक्ट. और टोटल प्रोडक्ट आप टोटल रेवेन्यू आपकी ये आएगी 10 × 1 10, 10 × 2 20, 10 × 3 30, 10 × 4 40, 10 × 5 50. अब आप एम आर कर्व फाइंड आउट करेंगे. तो एम आर कर्व का फॉर्मूला होता है del TR अपॉन del Q. तो del TR यानी TR में कितना चेंज आ रहा है, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है 10 का, अपॉन में 1 क्योंकि क्वांटिटी में 1 का चेंज आ रहा है. तो इसीलिए क्वांटिटी में चेंज आ रहा है 1 का. तो इसी वजह से यहाँ पर जो एम आर है वो एम आर आपका होगा 10/1, 10/1, 10/1, 10/1. तो हर यूनिट पे आपका जो एम आर होगा वो 10 आएगा. एंड नाउ द ए आर जो है यानी एवरेज रिवेन्यू जो होता है वो प्राइस के इक्वल होता है. इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो ए आर और एम आर दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे क्योंकि प्राइस ₹10 थी. और अगर इसको टी आर अपॉन क्यू से भी निकालना चाहें तो देखिए टी आर अपॉन क्यू से आप निकालेंगे तो 10/1, 10/1, 10/1, 20/2, 30/3 ये सभी 10 आएगा. तो ये हो गया हमारा तो यहाँ पर ए आर और एम आर ये दोनों हमारे इक्वल हो गए. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके कर्व्स की. तो ये देखिए ए आर और एम आर और प्राइस ये तीनों इक्वल हैं. तो ये तीनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. देखो ये जो फर्स्ट आपका डायग्राम है यहाँ पर देखिए ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिया है सोल्ड क्वांटिटी जो भी है. नेक्स्ट हमने ओ वाई एक्सिस पर लिया है रेवेन्यू कर्व. और हमने ओ वाई एक्सिस पर जब रेवेन्यू कर्व लिया है तो इसमें हम जब ए आर और एम आर को ड्रॉ करेंगे तो ए आर और एम आर को ड्रॉ करने के टाइम पे हम जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 10 है क्योंकि ए आर और एम आर और प्राइस तीनों चीज़ें इक्वल हैं. तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है. और एक्स एक्सिस के पैरेलल चलने के थ्रू इसे हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल ए आर और एम आर कर्व का जो डायग्राम है वो बनेगा. तो नेक्स्ट जो बात रही वो रही हमारी टी आर कर्व की यानी टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो हमारा कैसे बनेगा. टोटल रेवेन्यू कर्व जो हमने देखा कि जो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है यानी 10, 20, 30, 45, 50 जो सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है. तो सेम यानी इक्वल रेट से जब वो इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो डायग्राम है वो 45 डिग्री एंगल्स के थ्रू बनेगा. 45 डिग्री एंगल्स के थ्रू जो डायग्राम बनेगा हमारा वो होगा टी आर कर्व 45 डिग्री एंगल्स के. जैसे देखिए ₹1 यूनिट पे 10 रुपीज़ इनकम हुई, 2 यूनिट पे 20, 3 पे 30. तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम कंबाइंड डायग्राम इसका बनाते हैं तो कंबाइंड डायग्राम में देखिए टी आर कर्व तो आपका 45 डिग्री बना हुआ है और जो ए आर एम आर कर्व है वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो ये हमारे जो डायग्राम्स हो गए दैट इज डायग्राम्स यानी रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में रेवेन्यू कर्व्स किस तरीके से बनेंगे वो हमने यहाँ पर देखे. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टी आर कर्व जो ए आर कर्व है, ए आर या एम आर कर्व जो है, ए आर कर्व को हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो ए आर कर्व के इक्वल है. तो इसको हम ए आर एम आर कर्व को प्राइस लाइन भी
कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने टीसी, एसी, एमसी के बीच में हमने जब एमसी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जब हमने पढ़ा था, तो उस एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट जब हमने पढ़ा, तो मार्जिनल कॉस्ट के अंडर में जो एरिया था उसको हमने पढ़ा था टोटल कॉस्ट। तो इसी तरीके से ए आर जो है, देखिए ए आर इक्वल्स टू प्राइस, ए आर प्राइस के इक्वल है। तो ए आर जो है इसको हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं, डिमांड कर्व जो कि कॉम्पिटिटिव फर्म फेस कर रही है। टी आर क्या होता है, समेशन ऑफ एम आर। टी आर को यहाँ पर हम एम आर का समेशन कह सकते हैं। देखिए चाहे हम टेबल में भी देख सकते हैं इसको, देखिए टी आर को आप समेशन एम आर कह सकते हैं। देखिए 10 का 10 लिख दिया, 10 + 10 20, 10 10 10 30, फिर 4 टाइम 10 40, 40 + 10 50। तो यहाँ पर देखिए एम आर का अगर आप समेशन करते जाएंगे तो आपको टी आर मिल जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पर अगर हम एम आर कर्व के अंडर वाला एरिया देखें तो यहाँ पर ये जो ओ वाई एक्सिस पर जो हो रहा है ये प्राइस शो कर रही है, और ओ एक्स एक्सिस पर जो हो रहा है क्वांटिटी सोल्ड। तो प्राइस को क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ टोटल रेवेन्यू ही मिलेगी। तो टोटल रेवेन्यू जो ये आपको मिल रही है ये किसके नीचे है, एम आर कर्व के अंडर में है। तो ओपी इंटू क्यू यानी ओपी इंटू क्यू इज इक्वल टू ओ पी ए क्यू। तो ओ पी ए क्यू क्या हो गया, हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। टोटल रेवेन्यू को हम शो कर सकते हैं किससे, टी आर कर्व से। तो ये जो एम आर कर्व के अंडर में जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड टी आर कर्व। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर जो मोनोपोली मार्केट में जो रेवेन्यू कर्व्स हैं वो किस शेप के होते हैं। लेट्स सी, अ फर्म अंडर मोनोपोली इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्राइस। एक फर्म जो होती है मोनोपोली में, उसे अगर अपना आउटपुट ज़्यादा करना है तो वो प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है वो सिंगल सेलर होता है, और मोनोपोली मार्केट के अंदर सिंगल सेलर होता है तो उसी की मर्जी होती है कि वो कितना सेल करना चाहता है, किस प्राइस पर करना चाहता है। तो अगर वो चाहे तो अपने प्राइस को रिड्यूस या इंक्रीज कर सकता है। अंडर सच अ सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन में टी आर, ए आर, एम आर कर्व कैसे होंगे वो देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड आपको सेम दी हुई है। टी आर कर्व है जो कि पी इंटू क्यू किया गया है, वो देखिए 10 16 18 16 10। यानी यहाँ पर अगर हम टी आर कर्व को देखें यानी टोटल रेवेन्यू के मेजरमेंट्स को देखें तो स्टार्टिंग से तो ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, और आफ्टर दैट ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगा, फिर ये एक जगह जाके मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम होने के बाद फिर ये डिक्रीज होने लगा। तो ये हमारा टी आर कर्व है। तो देखिए टी आर कर्व का इसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए डायग्राम इसका, टी आर कर्व का डायग्राम। ये देखिए कि स्टार्टिंग से तो ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर ये धीरे धीरे डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगा, और उसके बाद ये डिक्रीज होने लगा। यहाँ पर जाकर ये मैक्सिमम हो गया और फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगा। तो ये डिक्रीज होने लगा। ये हमारा है टी आर कर्व का डायग्राम। एम आर और ए आर, एम आर का डायग्राम जो है वो देखिए, एम आर कर्व जो है वो 10 6 2 -2 एंड 6, क्योंकि एम आर कर्व को डिराइव करना सभी को आता है, काफ़ी बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। तो ये देखिए स्टार्टिंग से ही जो एम आर कर्व है वो डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद ये माइनस यानी कि 0 से नीचे भी चला जाता है, नेगेटिव शो हो जाता है। ए आर कर्व की अगर हम बात करें तो ए आर कर्व क्या है, 10 8 6 4 2, यानी कि ये भी रेगुलरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ए आर और एम आर दोनों ही डिक्रीज होते हैं, लेकिन ए आर की कंपैरिजन में एम आर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम देखें ए आर एम आर कर्व का डायग्राम, ए आर एम आर कर्व के डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये तो ए आर कर्व है आपका, ये आपका ए आर कर्व है, और इसके बाद ये जो है ये हमारा एम आर कर्व है। तो देखिए स्टार्टिंग से दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ए आर कर्व की कंपैरिजन में एम आर कर्व जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा, अगर इसके डायग्राम्स की बात करें तो ये आपका जो विदाउट पॉइंट्स के डायग्राम देख लीजिए, ये टी आर कर्व है आपका, और ये आपका ए आर एम आर कर्व है। देखिए मोनोपोली में टी आर कर्व सबसे पहले इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है, फिर उसके बाद ये फॉल होना स्टार्ट होता है, और एम आर, और ये तब तक फॉल होता है जब एम आर नेगेटिव हो जाती है। एम आर अंडर मोनोपोली में ए आर और एम आर कर्व दोनों ही नीचे गिरते हैं, लेफ्ट से राइट नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। मोनोपोली, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मोनोपोली अगर चाहे, यानी जो मोनोपोलिस्ट है वो अगर चाहे तो ज़्यादा यूनिट सेल कर सकता है, और उसे अगर यूनिट्स ज़्यादा सेल करनी है तो उसे अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो यानी कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करता, अपनी प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज कर देता है। बोथ ए आर एंड एम आर फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट। ए आर और एम आर दोनों ही आउटपुट को इंक्रीज करते समय गिरते हैं। एम आर जो है वो हमेशा ए आर से
कम होता है, यानी कि प्राइस से कम होता है। एमआर कर्व यानी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमेशा प्राइस यानी एआर यानी एवरेज रेवेन्यू से हमेशा कम होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो रेवेन्यू कर्व्स हैं वो किस तरीके से बनेंगे, लेट्स सी। टेबुलर प्रेजेंटेशन अगर देखें इसकी, तो ये देखिए इसमें भी स्टार्टिंग से ही क्या हो रहा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन इसे हम कह सकते हैं। इसमें भी स्टार्टिंग से ही क्या हो रहा है कि देखिए स्टार्टिंग में पहले तो ये टीआर कर्व जो है, टोटल रेवेन्यू स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लग जाती है, फिर एक जगह जाकर देखिए ये मैक्सिमम हो रही है, फिर वहीं पर स्टेबल हो रही है और उसके बाद ये डिक्रीज हो रही है। यानी कि इसका डायग्राम भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ये देखिए टीआर कर्व का डायग्राम स्टार्टिंग से इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लग जाता है, फिर उसके बाद ये दोनों जगह यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो गया 30 पर पहुंचा और उसके बाद ये डिक्रीज होने लगा। तो ये हमारा हो गया टीआर यानी टोटल रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें एमआर और एआर कर्व की, तो यहाँ पर एमआर और एआर कर्व जो है देखिए ये भी स्टार्टिंग से ही क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और ये एमआर तो नेगेटिव तक भी पहुंच जाता है, लेकिन एआर कर्व जो है वो नेगेटिव नहीं पहुंचता, ये भी स्टार्टिंग से डिक्रीज ही हो रहा है। तो दोनों के डायग्राम देखिए एआर और एमआर के। एआर एमआर के यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें तो एआर एमआर के डायग्राम्स में देखिए एआर कर्व और ये एमआर कर्व दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एआर कर्व की कंपैरिजन में जो एमआर कर्व है वो ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है, और एआर कर्व के कंपैरिजन में एमआर कर्व ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होता है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं कि दोनों के, ये हमारे दोनों के डायग्राम हैं, टीआर कर्व ये आपका टीआर कर्व हो गया और ये हमारा एआर एंड एमआर कर्व हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन में यानी जो अभी अपन ने पढ़ा, इसमें क्या होता है, देखिए टीआर कर्व सबसे पहले तो इंक्रीज होता है, उसके बाद ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है और उसके बाद ये फॉल होना स्टार्ट होता है, और ये फॉल जब होना स्टार्ट होता है जब एमआर नेगेटिव हो जाता है। अब एआर और एमआर कर्व की बात करें तो एआर और एमआर कर्व दोनों ही डाउनवर्ड स्लोप करते हैं, लेफ्ट टू राइट नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये कि अगर एक मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो ज़्यादा यूनिट्स को सेल करना चाहता है तो उसे अपने प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, और एआर एमआर कर्व दोनों ही इंक्रीज होते हैं, लेकिन एमआर हमेशा, दोनों ही डिक्रीज होते हैं, लेकिन एमआर हमेशा एआर कर्व से लेस देन होता है, कम होता है। तो अगर हम दोनों के बीच में रिलेशन देखना चाहें, दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन देखना चाहेंगे तो नेचर जो है डिमांड कर्व का, तो देखो ये जो एआर एमआर कर्व है ये मोर इलास्टिक है, और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है अगर हम इसका एआर एमआर कर्व देखें तो ये लेस इलास्टिक है। देखिए ये बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है तो ये लेस इलास्टिक है मोनोपोली का, और यहाँ पर अगर हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट का देखें तो ये मोर इलास्टिक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंस इन दोनों के बीच में और एमआर और एआर के बीच में जो अंडर एरिया है, और एक दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो ये था हमारा टॉपिक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।